यहाँ मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता। 1936 के आसपास जब छायावादी प्रवृत्ति कमजोर पड़ने लगी, उसी दौर में जिस नई काव्य प्रवृत्ति का उदय हुआ उसे प्रगतिशील कविता के नाम से जाना गया। जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध और त्रिलोचन का संबंध इसी काव्यधारा से है। कवि और आलोचक दोनों रूपों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रगतिशील कविता से गहरा संबंध रहा है। आइए देखें जनकवि नागार्जुन के बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। नागार्जुन ने राजनीतिक कविताएं सबसे ज्यादा लिखी और अधिकतर व्यंग्यपूर्ण लिखी। वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं, सामंतवाद के विरुद्ध हैं। जो उच्च मध्य वर्ग है उसकी जो आकांक्षाएं हैं, वो जिस तरह की बनावटी ज़िंदगी जीता है, उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। और ख़ास तौर से जो शासन है वो जिस तरह के वादे करता है और जिस तरह से उनको झुठलाता है, उसकी बहुत तीखी आलोचना नागार्जुन ने की है। नागार्जुन की कविताओं में कहीं कहीं लोकगीतों का स्पर्श दिखाई देता है। कहीं कहीं लोकगीतों की पंक्तियाँ उन्होंने उठा ली हैं, जैसे हाथी घोड़ा पाल की, ये इस तरह की हमारे यहाँ लोकगीत हैं। तो आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। ये बहुत ही समर्थ उनकी कविता है जो उन्होंने लिखी है। नागार्जुन की व्यंग्य कविताएं तो प्रसिद्ध हैं और सब लोग इनको जानते हैं, और उतना बड़ा व्यंग्य कवि हिंदी में कोई दूसरा नहीं हुआ। व्यंग्य की धारा तो बहुत रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र में रही है, निराला में रही है, केदार में भी है, लेकिन व्यंग्य को लगभग एक मुख्य विधा बना लेना और उसको एक पहने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना, जन आंदोलन को बढ़ने में मदद करना, ये नागार्जुन की विशेषता है। नागार्जुन के अंदर जो चीज़ छिपी हुई है जिसको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो उनकी संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता उनमें वैसे ही है जैसे त्रिलोचन में है और केदार में है। व्यंग्य से वो आच्छन्न रहती है। व्यंग्य तो ऊपर से दिखाई देता है, जो संवेदनशीलता है वो नहीं दिखाई देती। ये जब कलकत्ते में थे तब वहाँ पर इन्होंने रिक्शा चलाने वालों के ऊपर एक कविता लिखी थी। वो कविता मुझे सुनाई थी, उस समय वो प्रकाशित नहीं हुई थी, और वो दृश्य मुझे अभी तक याद है। वो जिस तरह से कविता सुना रहे थे, कैसे उनका कंठावरोत्सव हो जाता था कविता सुनाते थे। तो वो रिक्शा चलाने वाले के केवल पैरों को देखते हैं, ये भी बिंब ग्रहण है। केवल एक बिंब के सहारे वो पूरा चित्र खींचते हैं, और उस चित्र के द्वारा जो सारा संघर्ष है उस रिक्शे वाले का, उसको वो उजागर करते हैं। खुरदरे पैर खूब गए दूधिया निगाहों में, फटी बीमारियों वाले खुरदरे पैर धंस गए कुसुम कोमल मन में। कुसुम कोमल मन किसका है? कवि का है। और ये वैषम्य है कि एक तरफ उसके पैर हैं और एक मेरा कुसुम था, ये मन है। अपने ऊपर भी व्यंग्य कर रहे हैं। धंस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल ढट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को। चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे माप त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। जिस चीज़ पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि व्यंग्य का आधार संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता की एक अभिव्यक्ति व्यंग्य के माध्यम से होती है और व्यंग्य विहीन माध्यम से भी होती है। तो नागार्जुन की ऐसी कविताएं भी हैं जहाँ पर व्यंग्य नहीं है
और केवल संवेदनशीलता है। और गांव से जो गहरा लगाव है, जैसे केदार को है, उसी तरह से नागार्जुन को है। बहुत दिन के बाद एक आदमी अपने गांव जाता है, फसलें देखता है, लोगों की बोली सुनता है, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताज़े टटके फूल। बहुत दिनों के बाद। तो ये गंध स्पर्श शब्द का जो संसार है, इससे नागार्जुन का बहुत आत्मीय संबंध है, गहरा संबंध है। और ये संसार उनके गांव का है। इससे एक बिल्कुल उल्टी कविता है जहाँ खाने को नहीं है, अकाल पड़ा है और बहुत दिन के बाद घर में दाना आता है। ये कविता नागार्जुन को मैंने सुना था और देखा था। फिरोज़ाबाद आगरे से थोड़ी दूर है, वहाँ चूड़ी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वहाँ मजदूरों की सभा थी। उस मजदूरों की सभा में नागार्जुन ने ये कविता सुनाई थी। और मजदूर कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह उनकी कविता को सुनते हैं और कैसे वो अपना आनंद अभिव्यक्त करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसमें शब्दों का संयम है, बात बढ़ाकर नहीं कही, कहीं भी अतिरंजित नहीं, छोटे छोटे बिंब है और उनके माध्यम से जितनी वेदना है हमारी भारतीय जनता की, वो उन्होंने प्रकट कर दी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुललाई पांखें कई दिनों के बाद। ये अद्भुत कविता है और इस तरह से बिंब पकड़ना और उनके माध्यम से जनता की स्थिति को दिखाना, ये कमाल है, जीनियस का काम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो अत्यंत प्रतिभाशाली कवि हैं और हिंदी के माध्यम से जैसी बातें व्यक्त करते हैं, इससे भाषा की शक्ति दिखाई देती है। नागार्जुन से अलग तरह के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। डॉक्टर रामविलास शर्मा की नजर में केदार प्रेम और प्रकृति के कवि हैं। सबसे पहले वो प्रकृति के कवि हैं। गांव पर जितना अच्छा उन्होंने लिखा है उतना दूसरे कवियों ने कम लिखा है। निराला ने भी गांव पर लिखा है, पंत जी ने भी लिखा है, लेकिन जितना आत्मीय संबंध केदार से है, जैसे उन्होंने अपने कमासन गांव के ऊपर कविता लिखी, अपनी पैदाइश से लेकर ब्याह होने तक, और फिर रामलीला देखी और वहाँ कुओं पर स्त्रियाँ कैसे पानी भरने आती थीं और ब्याह होने पर वो किस तरह के श्रृंगार के सपने देखते थे, इस सब का बहुत विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है। ऐसी उनकी चंद गहना वाली कविता है कि गांव से दूर गए और फिर वहाँ सरसों फूली हुई है और वहाँ चने का पेड़ खड़ा हुआ है, उसका जो वर्णन किया वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं सबसे पहले उनको प्रकृति का कवि मानता हूँ। उसके बाद वो प्रेम के कवि हैं। प्रेम की बहुत ही अच्छी कविताएं केदार ने लिखी हैं। एक प्रकृति पर उनकी कविता है धूप का गीत। हर आदमी धूप देखता है, हर एक आदमी के घर के आंगन के अंदर धूप आती है, लेकिन धूप को देखकर, उसका अनुभव करके जिस तरह की गहरता केदार के हृदय से फूट पड़ती है वो अद्भुत है। धूप धरा पर उतरी जैसे शिव के जटा जूट पर नभ से गंगा उतरी। जैसे गंगा उतरे उस तरह से धूप आकाश से धरती पर आती है। धरती भी कोलाहल करती तम से ऊपर उभरी धूप धरा पर बिखरी। बरसी रवि की गगरी जैसे ब्रज की बीच गली में बरसी गोरस गगरी। फूल कटोरों सी मुस्काती रूप भरी है नगरी धूप धरा पर उतरी। इसमें पुराने काव्य के बिंब आ गए हैं और जो बांदा नगर है वो भी इसके अंदर फूल कटोरों के रूप में आ गया है। इसमें विशेषता ये है कि ये पूरा चित्र उन्होंने गीत के रूप में रखा है।
कहीं कहीं वो कविताएं ऐसे लिखते हैं कि प्रकृति और जनता दोनों घुल मिल जाती हैं। ऐसा ही उनका गीत है, घन गरजे जन गरजे। बादल प्रतीक है, निराला की कविता में बादल प्रतीक रूप में आए हैं। खास बात यह है कि घन ही नहीं गरजते, जनता भी गरज रही है। क्रांतिकारी उभार के दिनों की ये कविता है। घन गरजे जन गरजे, बंदी सागर को लख कातर, एक रोष से घन गरजे जन गरजे, क्षत विक्षत लख हिमगिरि अंतर, एक रोष से घन गरजे जन गरजे, क्षित की छाती को लख जर्जर, एक शोध से घन गरजे जन गरजे, देख नाश का तांडव बर्बर, एक बोध से जन गरजे जन गरजे। एक एक शब्द इसमें प्रतीकात्मक व्यंजन लिए हुए है। सागर है, हिमालय पर्वत है, धरती क्षत विक्षत है, और बादल और जनता जब गरजते हैं तो एक बोध से गरजते हैं। एक उनके अंदर ज्ञान है, उनको दिशा मालूम है कि हमें क्या करना है। तो इस कविता की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो प्रकृति के बिंब हैं वो जनता के जीवन से जैसे घुल मिल गए हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पत्नी पर अनेक कविताएं लिखी हैं। वो एक पत्नी व्रती कवि हैं जो आजकल के कवियों में कम होता है, इसलिए उनकी कविताओं में गहराई भी बहुत है, उनके प्रेम में स्थायित्व है। वो शारीरिक सौंदर्य से परे नहीं है, शारीरिक आकर्षण से परे नहीं है, और फिर भी वो संपूर्ण जीवन का चित्रण करते हैं। हृदय और मन और आत्मा जो कुछ भी हो वो सब एक साथ घुल मिल जाते हैं। इन कविताओं में जो मुझे सबसे अच्छी कविता लगती है वो ये है कि केदारनाथ तो रेत है और उसके ऊपर बहता हुआ जमुना का पानी वो उनकी पत्नी है। रेत मैं हूँ, जमुल जल तुम, मुझे तुमने हृदय तल से ढक लिया है और अपना कर लिया है। अब मुझे क्या रात, क्या दिन, क्या प्रलय, क्या पुनर्जीवन। ये जीवन की ऐसी परिणति है जहाँ मनुष्य न जीवन की चिंता करता है न मृत्यु की चिंता करता है। रेत मैं हूँ, जमुन जल तुम, मुझे तुमने सरस रस से कर दिया है, छाप दुख दव हर लिया है। अब मुझे क्या शोक, क्या दुख, मिल रहा है सुख महासुख। तो ये जो आनंदातिरेक है और जो एकदम भौतिक है और फिर भी अलौकिक दिखाई देता है, ये केदारनाथ के कविता की विशेषता है। धरती के कवि त्रिलोचन रामविलास जी की नजर में घुमंतु कवि हैं और उनका ये घुमंतुपन कविता में भी दिखाई देता है। त्रिलोचन और नागार्जुन प्रगतिशील कवियों में सबसे घुमंतु लोग हैं। नागार्जुन ने तो अपना नाम ही यात्री रखा है और यात्रिक प्रकाशन खोला था और यात्रिक प्रकाशन से त्रिलोचन का एक कविता संग्रह निकला है। लेकिन नागार्जुन और त्रिलोचन के घुमंतुपन में एक फ़र्क है। त्रिलोचन एक शहर के अंदर रहते हुए वहीं की सड़कों का चक्कर लगाया करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाकर यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो यात्रा अपने एक शहर के अंदर भी पूरी करते हैं। मैं काफ़ी समय तक त्रिलोचन के साथ उनके घर पर बनारस में रहा हूँ और बनारस की सड़कें नापने में वो हमारा मार्गदर्शन करते थे और जितनी देर चलते थे बराबर बातें करते रहते थे। मैं तो कम बोलता था, अधिकतर त्रिलोचन ही बोलते थे। तो ये घुमंतुपन उनकी कविताओं में भी साफ आया है। शरीर उनका मजबूत रहा है, हालांकि इधर उनको थोड़ी सी बीमारी वगैरह की परेशानी रही है, लेकिन शरीर बहुत मजबूत रहा है, कसरत वगैरह करते रहे और गांव से गहरा संबंध रहा है। और अनेक प्रगतिशील कवियों की तरह वो भी अपने आप को देखते रहें कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। तो अपनी एक कविता में उन्होंने अपनी छवि उतारी है। चित्रकार नहीं हैं, लेकिन शब्दों में अपना चित्र आंका है। वही त्रिलोचन है, वो जिसके तन पर कपड़े, जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, कपड़े भी कैसे फटे लटे हैं। जीवन इसका जो कुछ है सब, जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है। तो
जीवन की आग में तपना, सड़कों के चक्कर लगाना, ये सब त्रिलोचन के जीवन में रहा है। एक तरह से इनको भी प्रभाववादी कवि कह सकते हैं, इस तरह से कि त्रिलोचन ने छोटी छोटी घटनाएं लेकर उनका वर्णन अपने कविता में किया है। जैसे रात में एक मित्र के साथ घूम रहे हैं और रहने का ठिकाना नहीं, तो किसके यहाँ पर जाएं और रहें, और घर में तो जगह नहीं है, इसी मित्र को कहीं ठहराना है। इसी रात के चक्कर लगाने पर उन्होंने एक पूरी कविता लिखी है। या उनके गांव में एक नगई मेहरा है, तो उससे बात करने के लिए जाते हैं और वो कहता है कि रामायण पढ़ लेते हो, तो कहते हैं कि हाँ रामायण पढ़ लेता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम रामायण बाँचो, मैं सुनूंगा। तो इनके हाथ पैर धुला करके और फिर कुशासन बिठा करके और इनको प्रणाम करके फिर रामायण पढ़ने के लिए कहता है। तो ये पूछते हैं कहाँ से पढ़ूं, तो कहता है सुंदरकांड पढ़ना, और फिर रामायण पर दोनों की बातचीत होती है। तो यहाँ पर जो जन संस्कृति है, तुलसीदास से उसका जो संबंध है, उसका इतना सुंदर चित्रण त्रिलोचन ने किया है कि दूसरी जगह दुर्लभ है। इनकी कविता पढ़ने पर पहले ऐसा लगता है कि इस कविता में क्या है। ये तो हम जैसे घूमते हैं, किसी आदमी से बात करते हैं, उसी तरह से ये भी कविता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मन को साध कर पढ़ा जाए और ध्यान से उसको पढ़ा जाए तो दिखाई देगा कि उसके अंदर बहुत सा दर्द छिपा हुआ है। जनता की पीड़ा उसके अंदर झलकती है और जनता के प्रति जो गहरी सहानुभूति है त्रिलोचन के अंदर, वो भी दिखाई देती है। केदार और त्रिलोचन में एक समानता ये है कि दोनों बहुत ही सहज कवि हैं। कविता जैसी आती है वैसी ही लिखते हैं। केदार थोड़ा संभाल कर लिखते हैं और त्रिलोचन इस बात की चिंता किए बिना कि कविता अनगढ़ है, समझ में आएगी कि नहीं आएगी, जैसी कविता आती जाती है वैसे लिखते हैं। तो ये जीवन के प्रभाव ग्रहण करना और छोटे आदमियों के बारे में लिखना, ये त्रिलोचन की विशेषता है। उन्होंने नागार्जुन की तरह राजनीतिक कविताएं नहीं लिखी, केदार की तरह राजनीतिक कविताएं नहीं लिखी, उस तरह का गहरा व्यंग्य भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि त्रिलोचन ने हिंदी कविता में यथार्थवाद का विकास किया है। जैसे निराला ने या प्रेमचंद ने साधारण लोगों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं, वो कहानियाँ तो बहुत सुगठित हैं। त्रिलोचन ने गद्यात्मक कविताएं लिखी हैं, वो लगभग गद्य हैं, लेकिन उनके अंदर गहरी संवेदना छिपी हुई दिखाई देती है। त्रिलोचन की भाषा की विशेषता यह है कि वो बोलचाल के स्तर पर बनी रहती है। बोलचाल की भाषा तो नागार्जुन की भी है और बोलचाल की भाषा केदार की भी है, लेकिन बोलचाल का जो स्तर है उससे वो उस भाषा को ऊपर उठाते हैं। वो बोलचाल की भाषा बनी रहती है और फिर भी स्तर से ऊपर उठ जाती है। त्रिलोचन की विशेषता यह है कि बोलचाल के स्तर से ऊपर उठते ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि सड़क पर चलते हुए हमसे बात कर रहे हैं और उसी के अंदर कविता बन रही है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। एक हद तक इनकी तुलना हम प्रेमचंद से कर सकते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में जैसे कहीं ये नहीं मालूम होता कि उदात्त की सृष्टि कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठाने की, बुलंदी पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयत्न नहीं दिखाई देता और फिर भी बुलंदियां उसके अंदर छिपी रहती हैं। ऐसे ही जो साधारण प्रवाह है बोलचाल का, उसको ये त्रिलोचन अपनी भाषा में बराबर बनाए रहते हैं। संस्कृत के पंडित हैं, इसलिए कभी कभी शास्त्र शीर्षा वगैरह इस तरह की शब्दावली भी आ जाती है, लेकिन वो अपवाद रूप में आती है। साधारणतः बोलचाल की भाषा होती है और ऐसी भाषा वो होती है जैसे कि गांव का रहने वाला शहर में आने पर हिंदी सीखेगा और बोलेगा। प्रेमचंद के किसान जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, त्रिलोचन लगभग उस तरह की हिंदी अपनी कविताओं में बोलते हैं। तो ये उनकी यथार्थवाद की विशेषता है कि उदात्त न होते हुए भी बोलचाल के स्तर पर बने रहने पर भी वो उदात्त की सृष्टि करते हैं और अगर पाठक संवेदनशील हुआ तो उसके हृदय को झकझोर देते हैं। प्रगतिशील कवियों में शमशेर बहादुर सिंह की अपनी अलग पहचान है। रामविलास जी शमशेर को कवियों का कवि मानते हैं। शमशेर ने अपना एक कविता संग्रह कुछ और कविताएं केदार, त्रिलोचन और नागार्जुन को समर्पित किया। तो ये समर्पण महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये लोग चारों आपस में एक ही दृष्टिकोण के कवि हैं। केदार, त्रिलोचन और नागार्जुन, इन तीनों की विशेषता ये है कि गाँव से इन तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। शमशेर का उतना ही गहरा संबंध गाँव से नहीं है, बस इतना ही फर्क है।
राजनीतिक विचारधारा में ये सब एक ही साथ हैं, लेकिन उनकी कविताएं उतनी सहज नहीं हैं, आसानी से समझ में आने वाली नहीं हैं, जैसे कि नागार्जुन या केदार की कविताएं हैं। त्रिलोचन की कविताएं भी सहज होती है, भी आसानी से बोधगम्य नहीं होती। और एक कविता में शाम का वर्णन करते हुए शमशेर ने लिखा है कि ये इतनी आसान और खूबसूरत है जैसे त्रिलोचन की कविता। तो शाम त्रिलोचन की कविता बन गई या त्रिलोचन की कविता शाम बन गई, ये शमशेर की कला का कमाल है। शमशेर की कविताएं लोगों की समझ में नहीं आती, ये बात शमशेर बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये बात उन्होंने अपनी एक कविता में कही है। शमशेर की जो कविताएं दुरूह मालूम होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो बिंबों को पकड़ना चाहते हैं शब्दों में। और तस्वीर में तो बिंब बनाया जा सकता है, लेकिन शब्दों में बिंब को बनाना बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात यह है कि संवेदन जहाँ उभरता है, उस उभरते क्षण में उस संवेदन को पकड़ लेना चाहते हैं। अब कविता तो एक संगठित वस्तु है, संवेदनों को, भावों को, विचारों को मिलाकर गढ़कर तैयार की जाती हैं। ये संगठित की हुई चीज़ें हैं जिसको हम कविता कहते हैं। शमशेर बहादुर की कविताएं आमतौर से असंगठित हैं। जो कच्चा माल है कविता का, उसे वो ज्यों के त्यों कागज़ के ऊपर उतार देना चाहते हैं। शमशेर को इम्प्रेशनिस्ट कवि कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी में जैसे इम्प्रेशनिस्ट कहते हैं, उसे हिंदी में प्रभाववादी भी कहते हैं। वो पूरी तरह से इम्प्रेशनिस्ट तो नहीं है, इसलिए कि बातों को काफ़ी स्पष्ट कहने का भी प्रयास वो करते हैं। जैसे कि शांति आंदोलन पर उनकी कविताएं हैं, वो उनमें काफ़ी स्पष्टता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति उनकी यही है कि बिंब ग्रहण किया जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ्रांस के इम्प्रेशनिस्ट जो चित्र बनाते थे, उसमें चित्र काफ़ी साफ सुथरा दिखाई देता था, समझ में आ जाता था। ये शाम है, ये सवेरा है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये बिल्कुल साफ समझ में आता था। जो फ्रांस के इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार हैं और जो शमशेर का कवित्व है, उसमें एक फ़र्क ये है कि शमशेर के बिंब अधूरे होते हैं। इम्प्रेशनिस्ट के बिंब तो होते हैं, बिंब रूप में आते हैं, कभी कभी आपस में बेमेल से दिखाई देते हैं, लेकिन अधूरे नहीं होते। शमशेर पूरा बिंब पाठक के सामने नहीं रखते, ये एक फ़र्क है। शमशेर प्रेम के बहुत अच्छे कवि हैं, सौंदर्य के बहुत अच्छे कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं और राजनीतिक कवि भी हैं। राजनीति सबसे बाद में आती है, प्रेम और सौंदर्य सबसे पहले आता है। और शायद दूसरे कवियों की अपेक्षा आत्मगत भावना शमशेर में अधिक है। मुक्तिबोध की तरह शमशेर के अधिकांश कविताओं को मुक्तिबोध शमशेर के व्यक्तित्व पर घटाया जा सकता है। यहाँ शमशेर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक बात कहना मैं चाहता हूँ कि जब ये इलाहाबाद में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद काम करते थे, तो इनके जितने साथी थे वो सब संपन्न घरों के थे, खाते पीते थे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा उनकी प्रेमिकाएं थीं और वो आनंद से अपना जीवन बिताते थे। शमशेर इनके बीच में रहते थे और मुफलिसी में जीवन बिताते थे, खुद अपने हाथ से खाना पकाते थे, छोटे से कमरे में रहते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं कमरे में बिखरी हुई रहती थीं और कोई मित्र आ गया तो उसको पढ़कर सुनाते थे। ऐसे लोगों के बीच में रहने पर ऐसा कभी कभी होता है कि आदमी के मन में एक कुंठा का जन्म होता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति कविता के माध्यम से करना चाहता है। तो शमशेर के साथ ये भी हुई, लेकिन शमशेर का व्यक्तित्व तो बहुत सरल था। शायद इन सब कवियों में सबसे सरल व्यक्तित्व उन्हीं का था, कोई बात छिपाते नहीं थे, सारी बातें खुलकर आती थीं और राजनीति में अगर साथ दिया तो खुलकर साथ दिया। तो इसी शायद यही कारण है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने, जैसे कि दूसरे लोग नहीं बने। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों तक उनकी आस्था जनवादी आंदोलन से डिगी नहीं। प्रगतिशील लेखों में बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन शमशेर बहादुर ऐसे हैं कि उनकी जो काव्य की धारा थी उसको वो पकड़े रहे, अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहे। और जो जन आंदोलन है, जनता की मुक्ति है, भारत का भविष्य है, उसके बारे में उनकी आस्था अंतिम समय तक अडिग बनी रही, ये मैं कह सकता हूँ।